कहानी की शुरुआत होती है सन 1968 में, जहां हम आयरिस और उसके बॉयफ्रेंड पॉल को देखते हैं। जहां पॉल आज आयरिस को किसी सरप्राइज विजिट के लिए ले जा रहा था। वह उसे लाकर एक जगह खड़ा करता है और उसकी आंखों की पट्टी को खोलता है, जिसके बाद आयरिस अपने सामने वाले नजारे को देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि आज पॉल उसे लेकर आया है स्काई व्यू रेस्टोरेंट में, जो कि अब तक का सबसे लंबा यानी 494 फीट ऊंचा रेस्टोरेंट है, जिसकी आज ही ओपनिंग होने वाली है। अंदर जाते ही पॉल ने आयरिस को प्रपोज किया और उसकी अंगुली में एक सगाई की अंगूठी पहनाई। उसी समय आयरिस की नजर अचानक ऊपर की तरफ गई, जहां एक छोटा लड़का रेलिंग पर झुका हुआ था। लड़के ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और खेल खेल में नीचे फेंक दिया। हवा में घूमता हुआ वो सिक्का इतनी तेजी से घूमा कि ऐसा लगा जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे सीधा एक वेंटिलेशन डक्ट की तरफ धकेल दिया। वो सिक्का डक्ट में जाकर अटक गया और एयर फ्लो रुक गया। इससे रेस्तरां की छत के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। नीचे लोग खुशी खुशी नाच गा रहे थे। किसी को भनक तक नहीं थी कि शीशे की फ्लोरिंग में महीन दरारें फैलती जा रही थीं। आयरिस और पॉल धीरे धीरे डांस फ्लोर के बीच पहुंचने ही वाले थे कि अचानक नीचे के स्टील बीम में झटके महसूस हुए। कुछ बोल्ट जोर की आवाज के साथ ढीले हो गए। उसी वक्त वेंट में फंसे सिक्के ने हवा के झोंके से टकराकर एक मेटल ब्लेड को तोड़ दिया। वो टूटा ब्लेड नीचे एक पाइप पर गिरा और जोर की आवाज हुई। पाइप से अचानक गैस का रिसाव शुरू हो गया। लोग अब भी डांस कर रहे थे, जबकि फर्श के नीचे दरारें और बड़ी होती जा रही थीं। चारों तरफ के माहौल में आयरिस को बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अचानक पॉल के पैरों के नीचे का फर्श टूट गया और वो नीचे गिर पड़ा। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग लोहे की बीमों को पकड़कर लटकने लगे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर स्टाफ चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। पॉल जैसे तैसे कांच के एक प्लेटफॉर्म पर अटक गया। आयरिस मदद के लिए चीखने लगी, लेकिन कोई उसकी तरफ नहीं आया। उसने पॉल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पॉल का हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ा। लोगों में भगदड़ मच गई। उसी वक्त एक औरत जलती हुई हालत में गैस के पास भागी और वहां एक जबरदस्त धमाका हो गया। जो लोग भाग नहीं पाए वो हादसे में मारे गए। आयरिस किसी तरह उस आग से बच निकली। स्टाफ ने बाकी बचे लोगों को फौरन बाहर निकलने का इशारा किया। वो वही लड़का जिसने सिक्का फेंका था सबसे आगे भागा और लोगों को इमरजेंसी गेट की तरफ ले जाने लगा, मगर मौत जैसे पहले से वहां इंतजार कर रही थी। इमरजेंसी वॉकवे की पूरी संरचना अचानक टूट गई। जो भी उसमें घुसा वो नीचे गिरकर मारा गया। किसी तरह वो लड़का अकेला ही बच निकला। बाकी बचे लोग लिफ्ट की ओर दौड़े। लोग एक दूसरे को धक्का देते हुए चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। एक बूढ़े आदमी ने आयरिस को परे धकेल दिया, लेकिन वो खुद आधा लिफ्ट के दरवाजे में फंस गया। ओवरलोड की वजह से लिफ्ट रुक गई और बूढ़ा आदमी दर्दनाक तरीके से दब गया। आयरिस घबराकर कोई और रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन तनाव में उसका गर्भ प्रभावित होने लगा। उसे महसूस हुआ कि चीजें इधर उधर खिसक रही हैं। छत में बड़ी दरारें दिखाई देने लगी। उसे अंदेशा हुआ कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो तेजी से ऊपर चढ़ने लगी। बाकी लोग इतनी तेजी से नहीं भाग पाए। फर्श बीच से फट गया और एक खतरनाक ढलान बन गया। लोग फिसलते हुए नीचे जा गिरे और शीशे पर आकर गिरे। एक महिला ने सोचा कि वो बच गई है, मगर ऊपर देखा तो एक बड़ा पियानो हिलता हुआ नजर आया। मौत ने एक बार फिर दखल दिया। ऊपर से एक सिक्का गिरा और सीधा पियानो पर जा लगा। पियानो महिला पर गिर पड़ा। धीरे धीरे वहां मौजूद लोग एक एक कर खत्म होते गए। वो लड़का जो पहले बच निकला था हंसता रहा जब तक पियानो उसी पर नहीं गिर गया। आयरिस अपने पॉल के लिए रो रही थी। तभी उसने एक और लड़के को खतरे में देखा और उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसी वक्त ऊपर की मंजिल का हिस्सा गिर पड़ा। आखिरी वक्त में आयरिस ने लोहे के एक पाइप को पकड़ लिया, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चला कि उसे बचाने वाला हाथ उसका नहीं था। वो पॉल की सगाई की अंगूठी थी, जो लोहे की रॉड में अटक गई थी। वो कमजोर सहारा ज्यादा देर तक नहीं टिक सका और आयरिस नीचे आग की लपटों में गिर पड़ी। आयरिस आग की लपटों में गिरते ही सब कुछ अचानक अंधेरे में डूब गया। कई साल बाद स्कूल की क्लास में स्टेफनी नाम की एक लड़की अचानक नींद से हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो पसीने से तर थी। ये सिर्फ कोई आम सपना नहीं था। 2 महीने से लगातार वो एक ही भयानक सपना देख रही थी। उसने अपनी रूममेट को सब कुछ बताया। सपने में उसे एक औरत नजर आती थी जिसका नाम आयरिस था, वही नाम जो उसकी दादी का था। लेकिन असल में स्टेफनी ने आयरिस को कभी देखा तक नहीं था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि आयरिस अब जिंदा है या मर चुकी। रूममेट ने कहा, शायद तुम्हें घर जाकर सब जान लेना चाहिए, हो सकता है तब ये सपने रुक जाएं। घर पहुंचकर स्टेफनी ने अपने पिता मार्टी से दादी आयरिस के बारे में पूछा। मार्टी थोड़ी देर चुप रहा, फिर जबरन मुस्कुराया जैसे कुछ छुपा रहा हो। उसी वक्त स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली बोला कि वो अपने कजिन्स के यहाँ जा रहा है। स्टेफनी ने भी साथ चलने का तय किया। जाने से पहले मार्टी ने उन्हें हिदायत दी, कजिन्स के सामने आयरिस का नाम मत लेना। इस बात ने स्टेफनी को और ज्यादा शक में डाल दिया। आखिर आयरिस के साथ ऐसा क्या हुआ था? अगर सपनों वाली औरत ही आयरिस थी और उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, तो फिर स्टेफनी की माँ कहाँ से आई? कजिन्स के घर पहुंचकर स्टेफनी ने सीधे अपने अंकल हावर्ड से बात की। वो अपनी माँ डार्लिन के बारे में पूछना चाहती थी। हावर्ड अचानक चुप हो गया और बात घुमा दी। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने स्काई व्यू रेस्तरां का नाम लिया, हावर्ड और उसकी पत्नी ब्रेंडा दोनों सन्न रह गए। स्टेफनी ने उन्हें और ज्यादा कुरेदा। उसके कजिन्स भी आसपास आ गए, जानना चाहते थे कि आखिर सच क्या है। आखिरकार हावर्ड और ब्रेंडा ने बताया कि आयरिस मरी नहीं है, लेकिन उसके दिमाग पर गहरा असर हुआ था। उनके लिए आयरिस का जिंदा होना और न होना
दोनों बराबर था। स्टेफनी खुद आयरिस से बात करना चाहती थी, शायद तभी उसके सपने रुक जाते। हावर्ड ने थके हुए लहजे में बताया कि जब उनके पिता की मौत हुई तब आयरिस बिल्कुल टूट गई। उसने बच्चों को स्कूल जाने से रोक दिया, घर में बंद करके रखने लगी, जैसे उसे डर हो कि उसके बच्चे मर जाएंगे। आखिर पुलिस को आना पड़ा और आयरिस को वहां से ले गए। उसके बाद आयरिस ने छुप छुप कर बच्चों की फोस्टर केयर की खबरें पता की, और जब हावर्ड और ब्रेंडा के खुद के बच्चे हुए, एरिक, जूलिया और बॉबी, तो आयरिस ने उन्हें डरावने खत भेजने शुरू कर दिए। उन खतों में डराने वाली बातें और मृत शरीरों की तस्वीरें होती थीं। आखिर ब्रेंडा और हावर्ड ने आयरिस से सारे रिश्ते तोड़ दिए। स्टेफनी ने वो खत देखने की जिद की। हावर्ड और ब्रेंडा ने मना कर दिया। काफी मनाने के बाद ब्रेंडा ने चुपके से बता दिया कि वो खत कहाँ छुपाए हैं। स्टेफनी ने वो खत निकालकर पढ़े और दंग रह गई। उन तस्वीरों में वही औरत थी जो उसे अपने सपनों में दिखती थी। इसका मतलब था कि सपने शायद सच थे। जवाब पाने के लिए स्टेफनी अकेली निकल पड़ी, आयरिस को ढूंढने। दिए गए पते पर पहुंचकर वो एक पहाड़ी इलाके में बने एक पुराने घर पर पहुंची। उसने दरवाजे पर लगे इंटरकॉम से बात की। आयरिस की आवाज आई, यहाँ से तुरंत चली जाओ। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने बताया कि वो उसकी नातिन है, आयरिस ने उसे जेबें खाली करने को कहा। भारी दरवाजा खुला। स्टेफनी धीरे धीरे भीतर गई। घर के अंदर जगह जगह अजीब जाल बिछे थे, यहाँ तक कि छत पर भी नुकीली कीलें लगी थीं। आयरिस बोली, ये सब सुरक्षा के लिए है, बाहर अनदेखा खतरा है। स्टेफनी आगे बढ़ती रही। आयरिस घबराई हुई आवाज में बोली, दरवाजा जल्दी बंद कर दो। तभी बाहर कोई फायर एक्सटिंग्विशर गिरा। आयरिस ने चेतावनी दी, कुछ मत छूना, यहाँ सब जानलेवा हो सकता है। फिर जैसे ही उसने अपनी नातिन को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हौले से मुस्कुराकर पूछा, डार्लिन कैसी है? स्टेफनी ने बताया कि 10 साल की उम्र से वो अपनी माँ से अलग है और उसे नहीं पता कि उसकी माँ अब कैसी है। फिर स्टेफनी ने अपने बुरे सपने के बारे में पूछा। आयरिस ने बताया, ये सिर्फ सपना नहीं है, मैंने कभी भविष्य देखा था, मैंने एक भयानक हादसा देखा था। वो बोली, उस वक्त मैं पॉल के साथ सबसे ऊंची मंजिल पर खड़ी थी। एक औरत की टोपी उड़ गई। एक लड़का सिक्का फेंकने को तैयार था, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने उसे रोक लिया। फिर भी लड़का जिद पर अड़ा था। पॉल बस उसे प्रपोज करने ही वाला था। तभी आयरिस ने पॉल को चेतावनी दी, ये इमारत गिरने वाली है, सब मर जाएंगे, उसने कहा। पॉल उलझन में था। आयरिस लड़के के हाथ से सिक्का छीनने के लिए दौड़ पड़ी। वो सिक्का उस पूरी चेन रिएक्शन को शुरू करने वाला था। आयरिस ने दौड़कर नीचे से जलती हुई कोई चीज उठाई और लोगों की भीड़ में घुसकर माइक पकड़ लिया। वो सबको जमीन की तरफ देखने के लिए चिल्लाई। कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ ने सच में फर्श में फैलती दरारें देख ली। उस रात आयरिस ने कई लोगों की जान बचा ली और बिल्डिंग गिरने से बच गई। लेकिन कुछ समय बाद वो रेस्तरां हमेशा के लिए बंद हो गया। आयरिस ने मौत को धोखा दे दिया था, लेकिन मौत इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। सालों बाद उसी रात मौजूद लोगों में से ज्यादातर की रहस्यमयी मौतें हुई, यहाँ तक कि पॉल की भी। आयरिस ने सीखा कि मौत को कैसे भांपा जा सकता है। उसने अपनी जिंदगी इसी काम में लगा दी, लेकिन अब उसकी अपनी बारी थी। उसे कैंसर हो गया था। आयरिस ने कहा, तुम्हारे ये सपने यूं ही नहीं आ रहे, शायद तुम्हें भी मेरा गिफ्ट मिला है। आयरिस ने अचानक मुड़कर देखा। उसे लग गया कि मौत अब और नजदीक आ चुकी है। उसने जल्दी से खिड़की के पास रखा बड़ा लेंस गिरा दिया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर न पड़े। उसने ठंडी सांस भरकर कहा, मौत को लगा होगा कि तुम यहाँ आकर मुझे भटका दोगी। फिर उसने स्टेफनी को वहीं रुकने को कहा। बहुत खतरनाक है बाहर जाना, मैं पिछले 20 साल से बाहर नहीं गई। पर स्टेफनी ने उसकी बात काटी, मुझे लौटना होगा, कॉलेज की क्लास मिस नहीं कर सकती। आयरिस ने ठंडी आवाज में चेतावनी दी, तुम समझ क्यों नहीं रही? मौत हमारे खून का पीछा कर रही है। लेकिन स्टेफनी को ये सब सिर्फ बेमतलब की बातें लगी। उसने बिना कुछ सुने दरवाजा खोल दिया। आयरिस ने हाथ जोड़कर कहा, रुको, कम से कम ये किताब ले लो। जैसे ही स्टेफनी कदम बाहर रखने वाली थी, आयरिस को एक झलक मिली, हवा का झोंका, एक कंपास और कुछ धातु के टुकड़े। उसने दबी आवाज में कहा, अगर मैं बाहर गई तो बचूंगी नहीं। मगर स्टेफनी के लिए उसने जान जोखिम में डाल दी। उसने खुद बाहर कदम रखा और किताब उसकी ओर फेंक दी। ये किताब तुम्हारी रक्षा कर सकती है। स्टेफनी ने किताब तो पकड़ ली, लेकिन अब भी उसे यकीन नहीं था। आयरिस ने ठान लिया कि उसे सब सच दिखाना होगा। उसने कहा, पीछे हटो, मैं साबित करूंगी। तभी तेज हवा का झोंका दरवाजा पटक गया। कंपास लुढ़क कर गिरा और एक भारी सिलेंडर से टकरा गया। अगली ही सेकंड सिलेंडर उछलकर आयरिस के गले में धंस गया। स्टेफनी चीख उठी। अब उसे हर बात सच लग रही थी। कुछ ही दिन बाद सब रिश्तेदार आयरिस के अंतिम संस्कार में इकट्ठा हुए। वहां स्टेफनी ने अपने पिता मार्टी और हावर्ड से कहा, दादी ने कहा था मौत हमें ढूंढने आएगी। दोनों ने उसे झूठ समझकर अनसुना कर दिया। उसी वक्त स्टेफनी की माँ डार्लिन भी वहां पहुंची। माँ को देखकर गुस्से में स्टेफनी उठकर चली गई। घर लौटकर उसने आयरिस की दी हुई किताब पढ़नी शुरू की। दूसरी तरफ हावर्ड के घर सब लोग साथ बैठकर खाना बना रहे थे, हंस रहे थे। किसी को भनक नहीं थी कि मौत पास ही मंडरा रही है। बॉबी ने गलती से एक गिलास तोड़ दिया। किसी को पता नहीं चला कि कांच के छोटे टुकड़े बर्फ में घुल गए। एरिक ने अपनी ठंडी ड्रिंक गैस सिलेंडर के पास रख दी। मौत ने अपना खेल रच लिया था। सबने खाना खाते वक्त वो बर्फ इस्तेमाल की। हावर्ड ने टोस्ट किया, माँ की मौत ने हमें ये सिखाया कि हर लम्हा खुलकर जीना चाहिए। सबने गिलास टकराए। जूलिया ने घूंट लिया और अचानक उसका गला चोक हो गया। वो सांस नहीं ले पा रही थी। सब दौड़ पड़े, लेकिन वो बस गलत तरीके से घूंट ले बैठी थी। कुछ ही पलों में ठीक हो गई। अंदर बैठी स्टेफनी किताब के पन्ने पलट रही थी। उसमें सिक्का हादसा और किचन का हादसा जैसे अध्याय थे। उसी वक्त बाहर एरिक बारबेक्यू जला रहा था। बॉबी और चार्ली उछल कूद कर रहे थे। उन्हें क्या पता
कि ट्रैम्पोलिन के नीचे एक नुकीला औजार पड़ा है। तभी किताब स्टेफनी के हाथ से गिर गई। उसे दिल में तेज डर का एहसास हुआ। गैस ग्रिल जलते ही पास की खिड़की से एक फोटो फ्रेम गिरा। उसका कांच जमीन पर बिखर गया। किसके गिलास में वो कांच गया था? हावर्ड ने घूंट लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर कैमरा डार्लिन के गिलास पर रुका। स्टेफनी ने घबराकर कॉल मिलाया। चार्ली, फोन उठाओ। कोई जवाब नहीं। चार्ली ट्रैम्पोलिन पर था और कपड़ा अब तब फटने ही वाला था। तभी डार्लिन ने नजरें घुमाई। औजार दिख गया। उसने दौड़कर उसे खींच लिया, लेकिन इसी वक्त ब्रेंडा ने एक बोतल गिरा दी। वो बोतल गिरकर पास की मशीन का स्विच दबा गई। मशीन की मोटर गरज उठी। उसी औजार की नोक धीरे धीरे ढलान पर सरकने लगी। स्टेफनी दौड़ती हुई पहुंची। हावर्ड ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया। तभी बॉबी का पैर ट्रैम्पोलिन में फंस गया। जूलिया ने चौंक कर मुंह मोड़ा और उसी वक्त उसके ग्लास का टुकड़ा नीचे गिरा। हावर्ड ने पैर रखा। तेज दर्द से कराह उठा। तभी औजार उछलकर लॉन मोवर में फंस गया। हावर्ड गिर पड़ा। लॉन मोवर उसके ऊपर चढ़ गया। चीखों के बीच फिर एक अंतिम संस्कार की तैयारी हुई। हावर्ड के अंतिम संस्कार के बाद माहौल बहुत भारी हो गया। सबकी आंखों में डर था। उसी शाम स्टेफनी ने किताब को फिर से ध्यान से पढ़ा। उसके नोट्स में एक नाम लिखा था, जेबी, जिसने किसी को मौत से बचने में मदद की थी। उसने धीरे धीरे रिश्तों का नक्शा बनाया। आयरिस और पॉल के बच्चे थे, हावर्ड और डार्लिन। हावर्ड के बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी। डार्लिन के बच्चे स्टेफनी और चार्ली। मतलब सबका खून एक ही था और मौत उनके पीछे पीछे चल रही थी। स्टेफनी ने सबको बताया कि ये हादसे यूं ही नहीं हो रहे। मौत एक क्रम में चलती है। सबका नंबर बारी बारी से आएगा, उसने शांत आवाज में कहा। लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सबने उसे पागल समझकर वहां से उठ जाना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद एरिक अपने काम पर पहुंचा। वह कुछ पेपर्स निकाल रहा था कि ऊपर घूमती पंखी की चेन अचानक उसके नथुने के छल्ले में फंस गई। सामने की टेबल से कीटाणुनाशक का डिब्बा उलट पड़ा और फर्श गीला हो गया। पंखा घूमता रहा और चेन कसती गई। एरिक घबराकर उंगलियों से छल्ला निकालने की कोशिश करता रहा। उसकी एड़ियां खिसकती रहीं, पैर मुड़ते रहे। किसी तरह उसने पास की टेबल पर हाथ मारा। एक लैंप गिरा और झटके से फर्श में आग लग गई। एरिक की सांसें तेज हो गईं। वो हाथ पैर मारता रहा। आखिरी पलों में उसने पूरा जोर लगाकर छल्ला उखाड़ फेंका। वह धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन गिरते हुए और कीटाणुनाशक फैल गया। चंद सेकंड में पूरी दुकान में धमाका हो गया। उसी वक्त स्टेफनी को शक हो गया कि कुछ गलत हुआ है। एरिक से कई घंटों से बात नहीं हो पाई थी। उसने चार्ली को आवाज दी, चलो जल्दी। वे गाड़ी लेकर निकल पड़े। रास्ते में उनकी गाड़ी सामने से आ रहे ट्रक से टकराते टकराते बची। उधर एरिक किसी तरह जान बचाकर बाहर निकल आया था। उसने जलते हुए जैकेट को फाड़कर फेंक दिया। स्टेफनी उसे देखकर और भी घबरा गई। मौत का पीछा अब और पास आ चुका था। एरिक ने अब भी कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। लेकिन स्टेफनी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने ठान लिया, वह हर कदम पर उसके साथ रहेगी। उन्होंने किताब में पढ़ा था, मौत अक्सर किसी छोटे हादसे से शुरू होती। जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, जूलिया वहां दौड़ती हुई आ गई। दूर से एक कूड़ा गाड़ी धीरे धीरे आ रही थी। स्टेफनी ने चेतावनी दी, यहाँ मत खड़े हो, लेकिन एरिक मस्ती करने लगा। उसने गाड़ी के सामने खड़े होकर मजाकिया चेहरे बनाए। जूलिया ने उन्हें नजरअंदाज किया, अपने कान में हेडफोन लगाया और दौड़ती चली गई। अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जूलिया का पैर फिसला और वह सीधे कूड़ा गाड़ी के खुले हिस्से में गिर गई। एरिक और स्टेफनी चीखते हुए दौड़े, लेकिन ड्राइवर के हेडफोन में गाने चल रहे थे। स्टेफनी ने ट्रक पर छलांग लगाई, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। पल भर में जूलिया दबकर खत्म हो गई। अब कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि मौत की कहानियां झूठ हैं। तभी ब्रेंडा ने सबके सामने चुपचाप एक राज बताया, एरिक असल में हावर्ड का बेटा नहीं था। यह सुनते ही सब सन्न रह गए। शायद यही वजह थी कि एरिक अब तक बचा हुआ था। इसका मतलब अब अगला नंबर बॉबी का था। स्टेफनी को किताब में लिखा एक नाम याद आया, विलियम। डार्लिन बोली, मैं उसे जानती हूँ। सब फौरन गाड़ी में बैठकर अस्पताल की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचने पर पता चला विलियम वही लड़का था जिसे सालों पहले आयरिस ने बचाया था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मौत को मात देने के बस दो ही रास्ते हैं, किसी और की जान ले लो या खुद मरकर लौट आओ। उसने बताया कि उसकी भी उम्र अब खत्म हो रही थी। मौत की लिस्ट में सबके नाम दर्ज हैं और अगर तुमने उसके नियम से ज्यादा छेड़खानी की तो नतीजे और भयानक हो सकते हैं। विलियम की बात सुनकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने कहा, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मौत अपने हिसाब से एक एक करके सबको बुलाएगी। बेहतर होगा कि बचे हुए वक्त को प्यार और खुशी में बिताओ। ये कहकर वह चुपचाप पीछे मुड़कर चला गया। एरिक को एक अजीब सी उम्मीद नजर आई। उसने कहा, अगर बॉबी को मरने के बाद जिंदा किया जा सके तो शायद उसे बचाया जा सकता है। उसने सोचा, बॉबी को पीनट्स खिला देते हैं, उसे एलर्जी है, डॉक्टर उसे मरने से पहले बचा लेंगे। सबने वेंडिंग मशीन से पीनट्स खरीदने की कोशिश की, लेकिन पैकेट मशीन में फंस गया। गुस्से में एरिक ने मशीन के शीशे पर मुक्का मारा। दोनों ने मिलकर मशीन को हिलाया। बड़ी मशक्कत के बाद पीनट्स बाहर आए। वे खुशी खुशी पास के कमरे में चले गए, पर गलती से MRI मशीन चालू हो गई। मशीन की चुंबकीय ताकत ने कमरे में मौजूद हर धातु को खींचना शुरू कर दिया। एरिक के शरीर के पियर्सिंग तेजी से खींचने लगे। पीछे खड़ी व्हील चेयर भी सीधी उसकी तरफ उड़ गई। एरिक जोर से चीखा और MRI मशीन पर चिपक गया। बॉबी ने घबराकर पीनट्स
खा तो लिए, पर अब वह कुछ कर ही नहीं पा रहा था। वह एरिक के हाथ से एपिपेन लेने की कोशिश कर रहा था। तभी डॉक्टर ने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देख सबके होश उड़ गए। उसी समय वेंडिंग मशीन का एक स्टील स्प्रिंग जोर से निकलकर बॉबी के सिर में घुस गया। स्टेफनी, डार्लिन और चार्ली तीनों एक दूसरे को कसकर पकड़कर खड़े रह गए। वे समझ चुके थे अब मौत को कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने तय किया कि वे आयरिस की तरह आखिरी दांव खेलेंगे। तीनों पहाड़ों के बीच आयरिस के पुराने केबिन की ओर निकल पड़े। उन्हें नहीं पता था कि रास्ते में नोटबुक से एक सिक्का गिर पड़ा है। पीछे से एक बूढ़ी औरत उसे उठा लेती है। पहाड़ों में बना केबिन बहुत डरावना लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे मौत वहीं इंतजार कर रही हो। स्टेफनी ने अचानक एक्सीलेटर पर जोर दिया और कार को केबिन की तरफ मोड़ दिया। कार आधे रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सीट बेल्ट की क्लिप स्टेफनी को फंसाकर बैठी थी। अब मौत का अगला निशाना थी डार्लिन। अगर वह केबिन के भीतर पहुंच जाती तो शायद बाकी सब बच सकते थे, लेकिन कोई नहीं देख रहा था कि ऊपर छत की वायरिंग में स्पार्क हो रहा है। डार्लिन जैसे ही केबिन के दरवाजे तक पहुंची, जबरदस्त धमाका हुआ। स्टेफनी का शरीर पास के तालाब में जा गिरा। चार्ली लकड़ी के तख्तों के नीचे दबा हुआ था। घायल डार्लिन घिसटते हुए उसके पास पहुंची और उसे छुड़ाया। उसने कहा, जल्दी जाओ, स्टेफनी को बचाओ। पर ठीक उसी वक्त एक बड़ा लाइट पोल ऊपर से गिरा और डार्लिन के सिर पर आ गिरा। चार्ली ने दौड़कर स्टेफनी को तालाब से बाहर खींचा। वह बेहोश थी। सौभाग्य से चार्ली ने उसे समय रहते होश में ला दिया। दोनों एक दूसरे को कसकर गले लगाकर रोने लगे। उन्हें यकीन हो गया शायद यही वो मरकर लौटना था जिसका विलियम ने जिक्र किया था। लेकिन जैसे ही स्टेफनी को पता चला कि डार्लिन नहीं रही, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब सिर्फ स्टेफनी और चार्ली ही बचे थे, आयरिस के खून के रिश्ते से। एक हफ्ते बाद चार्ली अपनी गर्लफ्रेंड के घर स्टेफनी को लेकर गया। कपड़े ठीक करते समय स्टेफनी का हाथ गुलाब के कांटे से चुभ गया। तभी उसे वही डरावना सपना याद आया। उस सपने में भी आयरिस ने अपनी उंगली चुभोई थी और फिर एक बूढ़ी औरत ने सिक्का गिराया था। सिक्का सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ रेलवे ट्रैक के बीच जा फंसा था। ट्रैक पर तेज रफ्तार ट्रेन आ रही थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड के पिता डॉक्टर थे। जब उन्होंने सुना कि चार्ली ने कैसे स्टेफनी को बचाया, उन्होंने कहा, अगर किसी की धड़कन कभी रुकी ही नहीं तो असल में वो मरा ही नहीं। बेहोशी मौत नहीं होती। लेकिन स्टेफनी और चार्ली के चेहरे पर डर छा गया। स्टेफनी ने सड़क पर एक लाल कार देखी, बिल्कुल वही जैसी उसके सपने में थी, और चार्ली की गर्लफ्रेंड भी ठीक वही कपड़े पहने थी जो आयरिस के सपने में थे। स्टेफनी का दिल धक धक करने लगा। तभी ट्रेन पटरी से उतर गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। ट्रेन सीधे उनकी ओर बढ़ रही थी। स्टेफनी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। चार्ली ने उसे खींचकर उठाया। सबको लगा वे बच गए, पर असल में वे अभी भी मौत के चंगुल में ही थे।